नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एरा में। अब अभी जो भी हम वीडियो बना रहे हैं सब मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ही वीडियो बना रहे हैं। अभी जस्ट 2 वीडियो हम आपको बनाकर बताए थे कि कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ था। याद रखिए, क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछा जो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में, जो भी तरह का रिवॉल्स हुआ उसके बारे में, ये सब ज्यादा पूछा जाएगा। या बाद में जो भी तरह का आंदोलन हो गया उसका क्या क्या कंसिक्वेंसेस था, क्या क्या काउंस था, ठीक ना, और उससे आने वाले समय में क्या उसका प्रभाव हुआ था। खैर, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एरा का लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। आपको पता होगा एंशिएंट पीरियड से ही जो भी राजा होता था, ठीक ना, उसके लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता था क्या, तो टैक्स। तो टैक्स पहले किस फॉर्म में लिया जाता था, तो टैक्स जो पहले लिया जाता था वो जो आप प्रोडक्शन होता था, ठीक ना, जिस भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, क्रॉप्स को क्या करती थी सरकार, उसका एक सर्टेन हिस्सा जो है, ठीक ना, वो टैक्स के रूप में ले लेती थी। रीजन उसका क्या था कि चूंकि उसको अपने टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए एक सेना रखना होता था, ठीक ना, तो उसके लिए उसको क्या खाना पीना का व्यवस्था होता था, और साथ में उससे क्या होता था, उसका और सभी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जाता था। शुरुआत में बार्टर सिस्टम भी चलता था, उसके बाद मतलब जब कॉइन चलने लगा है ना, तो अलग अलग तरह का सिक्का, अलग तरह का सिस्टम, जो कि एक्सचेंज में भी उसका उपयोग होने लगा था। तो देखिए क्या होता था, किंग जो होता था, राजा जो होता था, वो अपना एक सिस्टम पे एक इस तरह का सिस्टम बना दिया था जिसको जमींदार बोला जाता था। वो क्या करता था, टैक्स का कलेक्शन करता था और टैक्स कलेक्ट करके राजा को जमा कर देता था। उसमें से कुछ परसेंटेज जमींदार को भी मिल जाया करता था, ठीक। अब देखिए, तो ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, जब 1700, आज हम बात कर रहे हैं क्या, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू, ठीक ना, कब, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा कब से कब तक का था, तो ब्रिटिश एरा 1757 से हम लोग मानते हैं 1947 के बीच, ठीक। तो देखिए, जब 1764 में जब क्या हो गया, बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक ना, तब वहां पर क्या हो गया, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक ना, ये जो पार्ट था ये भी किसके अंडरटेकिंग में चला गया, पूर्ण रूपे कंपनी के हाथ में चला गया था, ठीक। आपको पता होगा 1757 में जब प्लासी का बैटल में था, लड़ाई हुई थी, तो सिराजुद्दौला बंगाल भी हार गया था, ठीक ना। उसके बाद किसके आपको पता होगा फिर उसका सिस्टम क्या, अगर नहीं भी पता है तो आगे जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी में जाएंगे तब वहां ये सब आपको ये चर्चा होगी, ठीक। तो जब 1764 में 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पार्ट जो है वो अंग्रेज के पूर्ण रूप में, उसका दीवानी अधिकार भी, सिविल जो राइट्स है वो भी किसके पास चला गया, अंग्रेज के पास चला गया। यानी कि अब अंग्रेज को बहुत बड़ा, उसको क्या कहते हैं, पिटारा खजाना हाथ लग गया। क्योंकि याद रखिए, ये एरिया बहुत ही फर्टाइल लैंड माना जाता था। याद कीजिए, अशोक के समय से लेकर के आगे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का भी ये सेंटर हुआ करता था। क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड होता था, तो बस इस पर कब्जा करने के लिए लड़ाई होती रहती थी। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। तो ये जो है अंग्रेज के हाथ में चला गया। अब उसको यहाँ से क्या किया कि मतलब टैक्स के रूप में वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने लगा, ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने लगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होने लगा, देखिए, पहले तो सोचा कि जितना अधिक से अधिक लूट सके, है ना। तब देखिए, इसी दौरान 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आया, ठीक ना, जब वो गवर्नर बना, ठीक, तब वो क्या किया कि इस तरह का सिस्टम डेवलप किया कि जो सबसे ज्यादा बिड डालेगा, बिडर समझते होंगे, ठीक ना, कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेंडर होता है, तो जब आप टेंडर में
आप उस टेंडर को लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको टेंडर डालना पड़ता है, ठीक ना। वो बिडिंग, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस बोलते हैं। वहां आप टेंडर डालिएगा। जो भी अब देखिए यहाँ सिस्टम है, चूंकि कि सरकार को टैक्स पेमेंट करना है, तो वहां होता था कि जो भी हायर टैक्स पेड करने के लिए बिड डालेगा उसी को क्या मिलता था, वो उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट राइट मिलता था, सीधा सीधी समझिए, ठीक। तो अब देखिए कभी कभी होता था क्या कि मतलब बिड को जीतने के लिए क्या करता था, हायर अमाउंट डाल देता था, ठीक ना। उतना डाल देता था जितना कि वहां पर कभी कभी है कि प्रोडक्टिविटी उस एरिया का नहीं था, उतना डाल दिया जाता था। इससे धीरे धीरे वहां पीसेंट्स की स्थिति जो थी, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और लूट भी मच गया। सभी जो भी होते थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, लूटने का कोशिश करते थे। तब देखिए जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बना गवर्नर जनरल, ठीक है ना, तब फिर क्या हुआ, तब वो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उस सिस्टम को बोलते हैं परमानेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, परमानेंट सिस्टम। कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1793 में। किसके द्वारा डाला गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना। अब देखिए तो परमानेंट सिस्टम में क्या होता था, सो देखिए इसमें एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था, ठीक ना, कि भैया आपको यही अमाउंट में पेमेंट टैक्स के रूप में आपको टैक्स देते जाना है। अब लेकिन इसमें अभी क्या कहता है, हाईलाइट कर दिया जाता था, ठीक ना। एक अमाउंट फिक्स कर दिया, अब आपका पता चले कि आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, उससे मतलब नहीं। इसको क्या कर दिया गया, एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाता था। जमींदार को भैया कि ये आपका मतलब हो गया कि इस पर ये आप ही का ये हो गया पूरा एरिया, ठीक। इससे आप टैक्स कलेक्ट कर किसको दीजिए, अंग्रेज को दीजिए, ठीक। तो वो क्या करता था, हायर टैक्स को क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहता था कलेक्ट करना। जो उससे बात हो रही थी अंग्रेज उसको पेड किया जाता था, बाकी अमाउंट को अपने पास रखता था, ठीक। अब वहां क्या होता था कि जो जमीन दिया जाता था, जमीन किसानों का परमानेंट नहीं होता था। परमानेंट नहीं होने का कारण यह था कि भैया अगर आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा, किसका मतलब रेवेन्यू का, ठीक, तो आपसे जमीन लेकर कर किसी और को दे दिया जाता था, ठीक। अब उसमें क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा भैया इतना दोगे तभी तुमको देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, एक तो कि किसानों की स्थिति खराब होती चली गई, ठीक। वो क्या करता था, अगर आप ड्यू डेट पर भी पेमेंट करना होता है, याद रखिए जो डेट था वो ड्यू पे, अगर जमींदार को मतलब पूरा टैक्स उतना नहीं कलेक्ट हो पाया है जितना वहां पे देना है, तो उसको क्या करना पड़ता था, अपने घर से भी देना पड़ता था। लेकिन आपको वहां उस कंपनी को उस डेट में जाकर पैसा, वो जो रेवेन्यू होता था वो आपको जमा करना होता था, ठीक। पीसेंट्स क्या करते थे, मनी लेंडर के चक्कर में फंस जाते थे। आप लोग मूवी बहुत सारा मूवी देखे होंगे जिसमें कि बहुत मोटे रकम, छोटा अमाउंट दिया लेकिन अपने लाल खाता में इस तरह से लिखवा दिया, उसका पुष्प दर पुष्प मदर इंडिया इसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल मूवी है ना। आप पेमेंट करते रहिए और उस जाल में फंसे रहिए, ठीक ना। तो ये सिस्टम होता था। दूसरा क्या होता था कि ये तो मेरा, किसान को क्या लगता था मेरा जमीन तो ये फिक्स है नहीं, आपका जमीन फिक्स रहेगा तब नहीं आप उसको प्रोडक्टिविटी में, चलो भाई इसमें ये दे, वो क्या क्या दे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक। और या तो फिर मेरे पास सेविंग होगा तब तो हम उसमें लगाएंगे कि नहीं भाई मेरे पास सेविंग हुआ तो इसमें ये चीज डालें वो चीज डालें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो मेरा फिक्स था नहीं, मतलब किसानों का फिक्स था नहीं, तो उस पर किसान खेत पर उतना उसके फर्टिलिटी पर ध्यान नहीं देते थे। इससे धीरे धीरे क्या हो ना, उपजाऊ भी उसका जो मतलब प्रोडक्टिविटी था भी खेत का वो भी क्या हो गया, कम होता चला गया, ठीक। उसके बाद ये सिस्टम जो था आपका परमानेंट सिस्टम था। अब सेकेंड ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ठीक। कोई दिक्कत। अब जो है ये पहला
सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम का था। दूसरा सिस्टम है महालवारी सिस्टम। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में बेसिकली कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सब महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी हुआ करते हैं। ठीक, ये तो आपको समझिए परमानेंट सिस्टम है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं महालवारी सिस्टम के बारे में। तो महालवारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1922 में। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक, अब देखिए ये जो सिस्टम था, ठीक ना, ये कहां कहां इंट्रोड्यूस किया गया? उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया, मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया और पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, अब देखिए तो महालवारी सिस्टम का क्या कंडीशन था कि क्षेत्र को महाल में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक ना, ग्रुप ऑफ विलेज, 5 कुछ मतलब 10 विलेज, 20 विलेज, 50 विलेज का महाल बना दिया गया था। ठीक, और हर एक महाल का एक हेडमैन नियुक्त कर दिया गया था, जिसको क्या बोला जाता था? तालुकदार। ये हेडमैन था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक, ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था और किसको देता था? ये सरकार को जाकर के वो जो पैसा होता था ये देता था। ये भी फिक्स नहीं था, इसमें भी रेवेन्यू जो था वो फिक्स नहीं था, ये पीरियोडिकली क्या होता था? रिवाइज होता था। अब देखिए तो रिवाइज होने में कंडीशन ये था, सो समझिए मजेदार कंडीशन, कि अगर ये लग रहा है कि साल 2 साल मानसून अच्छा है, बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छा है, तो उसका टैक्स बढ़ा दिया गया है, टैक्स बढ़ गया। लेकिन हो सकता है अगले 2-3 साल देखते हैं भगवान के इंद्रदेव की कृपा बारिश नहीं हो पाई, तो फिर क्या हो गया? उसका प्रोडक्टिविटी घट गया। लेकिन अब रिवाइज कर दिए कि अगले 5 सालों के लिए है तो 5 सालों तक वो चलता रहेगा। तो इसमें भी किसानों को किसी तरह का चैन नहीं था। इसमें जो लोग होते थे आपस में मिल करके क्या करते थे? लोग इकट्ठा करके एक बार तालुकदार को देते थे, तालुकदार जाकर के वहां देता था, कंपनी में टैक्स जमा करता था। ये जो सिस्टम था आपका क्या था? महालवारी सिस्टम। थर्ड जो आपका है रैयतवाड़ी। कौन सा सिस्टम है? रैयतवाड़ी सिस्टम। ये रैयतवाड़ी सिस्टम 1930 में थॉमस मुनरो के द्वारा, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, अब देखिए इसमें क्या था? ये कहां पहले इंट्रोड्यूस किया गया? बॉम्बे में। बाद में इसको बॉम्बे और चेन्नई का जो मद्रास, पहले उसको मद्रास ही बोला जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको, यानी कि पूरा साउथ इंडिया में इसको पूरे साउथ इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए अब रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? सो देखिए, ठीक ना, रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, रैयतवाड़ी सिस्टम यानी कि खेत क्या किया जाता था? एरिया में डिवाइड कर दिया गया। अब आपको एक एरिया मान सपोज कीजिए 1 बीघा का लेना है, ठीक ना, तो उसका आप टैक्स जाकर जमा कर दीजिए, ठीक ना, टैक्स जमा कर दीजिए। अब उस एरिया उतना खेत का आप मालिक हो जाएंगे, यानी अब आपके रैयत में चला गया। ऐसा सीन समझिए। आज भी सुने हो तो हम तुम्हारे रैयत में बसे हुए हैं क्या? रैयत वाली सिस्टम वही होता, वो जो सिस्टम चलाते हैं लोग अभी भी उसके लोगों के जुबान पर, हम तो रैयत पर बसा, ठीक ना, तो वही रैयत वाली सिस्टम होता था। यानी कि जब तक आप उसको टैक्स, जब तक के लिए टैक्स पेड किए हैं तब तक आप उस जमीन के मालिक हैं। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट किसको पेड करना है? आपको जाकर के कंपनी को पेड करना है। ठीक, ये जो सिस्टम था, ये इसमें जो था कि टोटल प्रोडक्शन का हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्शन का कितना? आधा जो है वो आपको किसके रूप में देना पड़ता था? ठीक ना, इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू के फॉर्म में आपको देना होता था। ठीक, अब देखिए तो रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे इससे भी पहले, ठीक ना, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था छोटे स्तर पर, लेकिन बाद में थॉमस मुनरो के द्वारा इसको इस पूरे एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो सिस्टम था ये आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम
ब्रिटिश एरा का था। इसका कंसिक्वेंसेस ये था कि किसी तरह का सुधार, बाद में बंगाल में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़ा, बहुत बड़ा ड्राउट आया, फिर आप ये देखते होंगे कि प्लेग वगैरह भी फैला था, ठीक ना। मतलब और दिनों दिन स्थिति किसानों की खराब होती गई। अब जिसका नतीजा था कि बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर क्या हो, विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक ना। सन्यासी विद्रोह है, आपका जो इंडिगो रिवॉल्ट है, ठीक ना। इंडिगो रिवॉल्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, याद रखिए बिहार बीपीएससी के लिए इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम आपको जस्ट अगले क्लास में टॉपिक में इसको हम डिस्कस करेंगे। जो किसानों का पिसेंट्स का रिवॉल्ट है उसको अलग अलग सिस्टम से करेंगे। ये बिहार टीचर का हो या बीपीएससी का, दोनों के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसको सही से याद कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू।